So let's start elimination of drug. In elimination, there are two subtopics: metabolism and excretion. In metabolism, let's discuss first. Metabolism is also called as biotransformation. Biotransformation और xenobiotics. ठीक है. मेटाबॉलिज्म होता क्या है? सो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो ये है कि मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट अ लिपिड soluble drug टू वाटर soluble form. यानी कि एक ड्रग है, ठीक है, वो लिपिड soluble है. अब चूंकि वो एक लिपिड soluble है तो वो कैसी होगी? नॉन आयोनिक होगी. नॉन आयोनिक है यानी कि नॉन पोलर है. इसको मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें? एक वाटर soluble ड्रग में, जो कि कैसी है? वाटर soluble. तो आयोनिक है, तो पोलर है, ठीक है. और फाइनली वो एक्सक्रीट हो जाएगी. क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट हो जाएगी. याद रखना, वाटर soluble ड्रग्स एक्सक्रीट हो जाती है, लिपिड soluble ड्रग एक्सक्रीशन में बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है. चलो अपन बात करते हैं. वी यूज मेटाबॉलिज्म बिकॉज ओनली वाटर soluble ड्रग आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन. और किस में एक्सक्रीट होगी? यूरिन में, सलाइवा और स्वेट. ये मेन जो होता है ना वो होते हैं. ऐसे तो बाइल भी बोलते हैं लोग, लेकिन बाइल में ड्रग्स एक्सक्रीट नहीं हो पाती. वो ड्रग्स जो होती है वो निकलती है फीसेस के साथ में, क्योंकि बाइल में मैक्सिमम टाइम क्या होता है? एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन में. एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन के कारण जो बाइल होता है वो वापस चले जाता है लीवर के अंदर, तो इसलिए ड्रग अच्छे से वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती जो फूड पार्टिकल है उसमें, ताकि वो फीसेस से बाहर निकल जाए. ठीक है, तो बाइल अपन लेते नहीं है. अपन मेन ये तीन चीज़ लेते हैं: यूरिन, सलाइवा और स्वेट. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिविटी ऑफ ड्रग. अब एक्टिविटी क्या है ड्रग की, तो अपन आके देखते हैं. आइए देखो, तीन चीज़ हो सकती भैया. कौन कौन सी चीज़ है? देखो, ब्लू से लिखते अपन, ब्लू अच्छा लग रहा. एक्टिव ड्रग आफ्टर मेटाबॉलिज्म. ठीक है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या हो जाए? इनएक्टिव हो जाए. ये तो हो ही सकता है, नॉर्मल चीज़ है. ठीक है, मोस्ट ऑफ ड्रग यही करती है. दूसरा, कुछ ड्रग ऐसी होती है जो एक्टिव तो रहती है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है. थर्ड एग्जाम्पल बताऊंगा, रुको जरा. थर्ड ड्रग जो कि इनएक्टिव है, अभी तो अपन ने ली उसको, तो वो इनएक्टिव है. मेटाबॉलिज्म के बाद में वो एक्टिव हो गई. ठीक है, वो क्या हो गई? एक्टिव हो गई. और इसको बोलते हैं अपन प्रोड्रग. क्या बोलते हैं इसको? प्रोड्रग. याद रखना, प्रोड्रग. और ये एक्टिव मेटाबोलाइट का एग्जांपल तुमको देता हूं मैं. एलोप्यूरिनॉल. रिकॉल प्यूरिन पिरामिडीन. एलोप्यूरिनॉल याद आया? गाउट है ना, तो गाउट को रोकता है. कैसे रोकेगा? कन्वर्ट हो जाता है ये ऑक्सीप्यूरिनॉल में. तो ये एक्टिव मेटाबोलाइट है और ये तुम्हारी ड्रग है जो कि एक्टिव है. ये भी एक्टिव है, नहीं एक्टिव नहीं, ये भी एक्टिव है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीप्यूरिनॉल में इसका मेटाबॉलिज्म के बाद में. नेक्स्ट प्रोड्रग, लीवोडोपा. डोपामिन, पार्किंसन, वापस फर्स्ट ईयर. ठीक है, नेक्स्ट वी स्टार्ट साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म. सो नेक्स्ट चेंज द कलर. हाँ, देखो भैया, एक साइड तो होती है लीवर जो कि मेन होती ही है, तो उसको हम बोलते हैं हेपेटिक मेटाबॉलिज्म. लेकिन कुछ साइट्स होती है, ये तो मेजर है, हाँ याद रखना, ये मेजर है. कुछ साइट होती है जहाँ पे माइनर मेटाबॉलिज्म भी होता है,
और उसको बोलते हैं अपन एक्स्ट्रा हिपैटिक साइट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक्स्ट्रा हिपैटिक साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। कौन सी साइट? एक्स्ट्रा हेपेटिक साइट। ये एक्स्ट्रा हेपेटिक साइट में सबसे पहला पॉइंट किसका डालूं? सबसे पहला पॉइंट है प्लाज्मा के एंजाइम्स, प्लाज्मा एंजाइम्स, ठीक है। एस्टरेस, फॉर एग्जांपल जो एस्मोलॉल है, एस्मोलॉल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कि लोल जहाँ पे एंड होता है वो क्या होता है? एक बीटा ब्लॉकर है। कहाँ बताया था? दीज आर बेसिक ड्रग्स, ठीक है। तो लोल मतलब एक बीटा ब्लॉकर है ये, उसको एस्टरेस एंजाइम खत्म कर देता है। अरे सबसे बेस्ट तुमको बताता हूँ मैं, तुम जब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ोगे इसमें तो तुमको 2 एंजाइम दिखेंगे, अच्छे और बच्चे। हाँ, ACH, ये ACH है यहाँ पे, ACH CE, इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक सेकेंड। ACH CE, अच्छे एंड बच्चे। अच्छे क्या है? एसिटाइल कोलिन एस्टरेस, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेस जो कि नॉर्मल एंजाइम होता है। क्या है? ब्यूटेराइल एसिटाइल कोलिन एस्टरेस, ठीक है। याद रखना, ये होता है ब्लड में, ये होता है ब्लड में जो कि एसिटाइल कोलिन को खत्म कर देता है। ब्लड में अगर अपन ब्लड में एसिटाइल कोलिन देते हैं तो उसको खत्म कर देता है, एसिटाइल कोलिन को खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये भी हो गया प्लाज्मा एंजाइम्स में। सेकेंड इज हॉफमैन एलिमिनेशन या हॉफमैन डिग्रेडेशन। क्या हो रहा है? हॉफमैन एलिमिनेशन एंड डिग्रेडेशन। अब ये हॉफमैन एलिमिनेशन डिग्रेडेशन की क्या कहानी है? तो याद रखना, कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जब अपन देते हैं उसको, मान लो मैंने एक ड्रग दी, व्हेन वी गिव अ ड्रग देयर इज स्पॉन्टेनियस molecular rearrangement। स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट हो जाता है। स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट याद रखना, हॉफमैन एलिमिनेशन डिग्रेडेशन में क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। वेरी गुड। यानी कि इसमें ना कोई एंजाइम लगता है, नो एंजाइम, ना कोई प्रोसेस लगती है। सो इट मेटाबोलाइज ऑन इट्स ओन, खुद से ही मेटाबोलाइज हो जाती है ड्रग्स, ठीक है, खुद से ही मेटाबोलाइज हो जाती है। और इसका एक एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल याद रखना इसका, एक क्यूरियम, ये एक होता है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। क्या होते हैं ये? मसल रिलैक्सेंट होते हैं। तो एग्जांपल क्या है इसका? क्यूरियम, क्यूरियम और इसके आगे लगा देना ATR, एट्राक्यूरियम ड्रग होती है। क्यूरियम जो होते हैं वो मसल रिलैक्सेंट होते हैं, एट्राक्यूरियम ड्रग होती है। क्यूरियम कुरारे मसल रिलैक्सेंट होते हैं दोनों। क्यूरियम के आगे ATR लगा दो, एट्राक्यूरियम एक ड्रग हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होते हैं? शॉर्टेस्ट मसल रिलैक्सेंट होते हैं, ठीक है। और किस में लगते हैं? तो याद रखना, ये यूज होती है हिपैटिक और रीनल फेलियर में। जब वो ड्रग्स को मेटाबोलाइज ना कर पाए तो अपन कैसी ड्रग दे रहे हो कि खुद भी मेटाबोलाइज कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे माइनर पाथवेज, माइनर मेटाबॉलिज्म। लेट्स स्टार्ट आवर बिग टॉपिक विच इज हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है, आए उसकी बात करें, ये ओवरऑल एक्शन बताती है ड्रग का। देखो होगा क्या, इसमें होती है रिएक्शन 2 फेजेज में। पहले फेज में क्या होगी भैया? ये ड्रग है, दिस इज ड्रग। फेज 1 रिएक्शन होगी, फेज 1 रिएक्शन होगी। उसके बाद क्या होगा?
वो छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाएगी ड्रग। यही ड्रग छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गई और इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक। क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, अब इसमें से कोई एक पार्ट अपन उठाएंगे और उससे अपन अटैच करेंगे, अटैच टू पोलर ग्रुप। ये लिपिड सॉल्युबल से अपन ने बहुत सारे वाटर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जो है वो अटैच करवा दिया। इससे क्या होगा, जैसे तुम वाटर को प्यूरिफाई करोगे तो वाटर के साथ साथ ड्रग भी तुम्हारी प्यूरिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रग भी तुम्हारी क्या हो गई, वाटर सॉल्युबल हो गई, लेकिन सूडो, रियली वाटर सॉल्युबल है भी नहीं। सूडो क्या होगी, बहुत सारे वाटर में छोटा सा लिपिड मॉलिक्यूल वो भी प्यूरिफाई हो जाएगा वाटर के साथ ही। तो इसको बोलते हैं फेज 2 रिएक्शन। ये तुम्हारी है फेज 2 रिएक्शन। ये तुम्हारी एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। कैसी होती है? एनाबॉलिक रिएक्शन होती है। सो लेट्स डिस्कस फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन इन डिटेल। लाओ आओ इधर आओ 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 आओ। चलो लो बैटरी, कोई बात नहीं, लेक्चर खत्म हो जाएगा जब तक तो इतनी चल जाएगी। फेज 1 फेज 2 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन क्या कहता है? तो फेज 1 रिएक्शन इज कैटाबॉलिक। सेकेंड, ड्रग कैन बी कन्वर्ट इनटू एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव मेटाबोलाइट में जाएगा, ड्रग जो होगी वो एक्टिव में और इनएक्टिव में कन्वर्ट हो सकती है। थर्ड पॉइंट, प्रो ड्रग जो होती है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद प्रो ड्रग जो होगी वो इसके बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रो ड्रग जो होगी इसके बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फोर्थ इज, कौन कौन सी रिएक्शन इसमें होती है? सबसे इंपॉर्टेंट MCQs, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन, मतलब जो भी तोड़ने वाली है ना, डिहाइड्रेशन, डीअमाइनेशन, डीसाइक्लाइजेशन, हाइड्रोलाइसिस, वो सारी। ठीक है, और जितनी भी फेज 1 रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है? तो याद रखना, सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वहाँ पे टेक प्लेस होती है। तो ऑल फेज 1 रिएक्शन जो होती है वो कहाँ होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, जिसको अपन बोलते हैं माइक्रोसोमल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? माइक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। नाउ बात करते हैं फेज 2 की, तो भैया इसका अपोजिट लिख दो सब। एनाबॉलिक होती है, कैटाबॉलिक होगी, तो ये एनाबॉलिक है। सेकेंडली, कि यहाँ से ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में ही जाती है, एक्टिव फॉर्म में नहीं जाती है। ड्रग कन्वर्ट टू इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसमें रिएक्शन कौन कौन सी होती है? तो इसमें सारी जुड़ने वाली, ग्लूकोर्नाइडेशन, यस, ग्लूकोर्नाइडेशन, ग्लूकोर्नाइडेशन, ठीक है, ग्लूटाथियोनेशन, एसिटिलाइजेशन, और ये बहुत सारी मिथाइलेशन हो गई। ठीक है, ये सब। अब हम बात करते हैं कि ये रिएक्शन कहाँ होती है। तो फेज 2 रिएक्शन टेक प्लेस आउटसाइड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आउटसाइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन, नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, वो भी सारी बात है। अब बात करते हैं अपन एक छोटा बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है, विच इज CYP एंजाइम, विच इज CYP एंजाइम। अब तुमको इसमें पढ़ना क्या है CYP एंजाइम में, वो तुमको बताता हूँ, सुनना। CYP एंजाइम, CYP क्या होता है? रखना साइटोक्रोम, ये रखना साइटोक्रोम, ये तो पता है साइटोक्रोम। अब पी क्या है? पीक, हाँ, पी इज फॉर पीक। देखो CY क्या है? साइटोक्रोम, और P इज फॉर पीक, लाइट एब्जॉर्प्शन। चलो,
तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट CYP एंजाइम कौन सा होता है? CYP 450, यानी कि 450 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ पे ये सबसे ज़्यादा काम करता है, यही होता है CYP 450 एंजाइम। इसका मतलब तो यही है, ठीक है, 450 एंजाइम। इसमें होती है दो खास बात। पहला कि ये शो करता है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, शोज जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। और सेकेंडली एक्टिविटी ऑफ CYP एंजाइम इंक्रीज और डिक्रीज बाय सर्टेन ड्रग, मतलब एक्टिविटी इज कंट्रोल्ड बाय ड्रग, एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल बाय ड्रग, एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल बाय ड्रग। तो भैया पहला वाले का क्या काम है? पहले वाले का काम ये है कि CYP एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यस, यही टाइप है कि CYP एंजाइम जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल CYP 1A2 कौन सी ड्रग के लिए होता है? तो याद रखना थियोफाइलिन के लिए होता है, थियोफाइलिन। या तुमको सिर्फ 3 रखने हैं, CYP 1A2 क्योंकि सबसे पहला होता है, दूसरा CYP 2E1 कौन सी ड्रग के लिए होता है? तो याद रखना पैरासीटामोल और एसिटोमिनोफेन, पैरासीटामोल। और लास्ट इज CYP 3A4 मोस्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हो गई। अब बात करते हैं कि इसका एक्टिविटी ऑफ ड्रग कैसे कंट्रोल करती है इसको। तो ड्रग कंट्रोल करती है, कुछ इसके इंड्यूसर्स होते हैं और कुछ इसके क्या होते हैं? इनहिबिटर्स होते हैं। इंड्यूसर्स में सबसे पहला आता है रिफेम्पिसिन, और क्रॉनिक एल्कोहल, क्रॉनिक इंपॉर्टेंट है ये बोलना, क्रॉनिक एल्कोहल। थर्ड क्रॉनिक स्मोकिंग। और इनहिबिटर्स कौन है? तो याद रखना आइसोनियासिड, सेकंड एक्यूट अल्कोहल। एक्यूट और क्रॉनिक अल्कोहल में डिफरेंस क्या है? एक्यूट और क्रॉनिक अल्कोहल में डिफरेंस है कि एक्यूट अल्कोहल वंस इन मंथ एक्यूट अल्कोहल होती है, वंस इन अ डे क्रॉनिक अल्कोहल होती है, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस दिस इंडक्शन एंड इनहिबिशन बाय एन एग्जांपल। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पैरासीटामोल। इन पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन, when we take it, what will happen? It will goes to liver. लीवर में क्या होगा? लीवर में होगी फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन, दोनों होगी। लेकिन फेज 1 में क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगी NaPQI में। कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? NaPQI में। इसका आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बताऊंगा मैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, रुको। उसके बाद होगी फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन अपन ने पढ़ा था, फेज 1 रिएक्शन कैसी होती है? कैटाबोलाइज रिएक्शन होती है, यानी कि पैरासीटामोल को तोड़कर NaPQI बन जाएगा। उसको NaPQI को बहुत सारे या तो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड से या तो किसी दूसरे कंपाउंड से कॉन्जुगेट कर देंगे, तो उसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और वो होता है फेज 2 रिएक्शन में। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्लूटाथियोनेशन, यहाँ पे हो गया NaPQI और यहाँ लग गया ग्लूटाथियोन, ओके। हाँ, अपन बात कर रहे थे कि NaPQI क्या होता है। तो NaPQI इज अ टॉक्सिक फॉर्म, ठीक है, जो कॉज से करता है हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। अब अपन ने ग्लूटाथियोन पढ़ा हो, ग्लूटाथियोन अपन ने कहीं तो पढ़ा है, याद करो पुराने पाप जो कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री में, उसमें अपन ने पढ़ा था ग्लूटाथियोन, ठीक है। अब सुनना, यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब पैरासीटामोल कन्वर्ट हुआ है, सारी चीज़ें कवर करूँगा, 2 सेकंड रुकना, तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा कि एंजाइम इनहिबिशन, मतलब CYP एंजाइम इनहिबिशन और इनहिबिटर होता है क्या है, ठीक है। मैंने एक चीज़ बताई थी कि CYP 2E1 ये किसका होता है? पैरासीटामोल का होता है स्पेशली,
स्पेशली अकेली एक ऐसी ड्रग होती है पैरासीटामोल जिसको CYP2E1 ड्रग जो होती है वो कैटाबोलाइज करती है, ठीक है। तो CYP2E1 इसका वो हो गया, अपना एंजाइम हो गया। अब सुनना, मैंने दी आइसोनियासिड पैरासीटामोल के साथ में से दी। मैं हूँ पागल डॉक्टर, मैंने लिख दिया तुमको पैरासीटामोल 650 प्लस आइसोनियासिड, ठीक है। तुमको मेडिकल मैंने दे भी दी, तुमने खा भी ली। या तो फिर पहली चीज़, या तो तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि रोज़ शराब पीते हो, यू आर अ क्रॉनिक एल्कोहलिक पर्सन, और यू आर क्रॉनिक स्मोकर, कि भैया 15 साल से रोज के 3 डब्बे ख़त्म हो रहे हैं, फेफड़े ने जान निकाल दी है भाईजान। तुमने ऐसा ही बोल दिया। अब तो क्रॉनिक स्मोकर हो सकते हो, क्रॉनिक एल्कोहलिक हो सकते हो, या तो मैंने तुमको आइसोनियासिड लिख दी। ये दो किसी गलती पेशेंट की, ये दो किसकी गलती मेरी, ये अकेली किसी गलती मेरी, ठीक है। तो भैया अब आइसोनियासिड लिख दी तुमने उसको, और पैरासीटामोल लिख दी साथ में। अब क्या होगी, आइसोनियासिड अकेला ऐसा एंजाइम इनहिबिटर है जो कि इसको इंड्यूस करता है। यस, वो सारे CYP2, CYP3A4, CYP2A1 इन सबको करेगा वो, सबको इनहिबिट ही करेगा। लेकिन CYP2E1 अकेला ऐसा CYP एंजाइम जिसको ये इंड्यूस कर देता है, इसको इंड्यूस कर देगा। जब इसकी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, पैरासीटामोल को फेज 1 रिएक्शन बढ़ा के NaPQI को बढ़ा देगा। जब NaPQI को ये बढ़ा देगा तो उससे क्या होगा, ग्लूटाथियोन तो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही है, वो थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि ग्लूटाथियोन को तो उधर RBC की इंटीग्रिटी भी तो देखनी है, जो बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था। ग्लूटाथियोन RBC की इंटीग्रिटी देखता है, फिर अपने एक साइकिल पढ़ी थी, याद हो शायद तुमको। तो ग्लूटाथियोन तो लेवल एक स्पेसिफिक लेवल पे ही है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो NaPQI के बढ़ने से क्या होगा, ये देखो, दो चीज़ होती है। पहला, सेंट्रल लोबार या लोब्यूलर लोबार ले लेते हैं, लोबार नेक्रोसिस, और दूसरी चीज़ क्या होगी, पेरी पोर्टल स्पेयरिंग। समझ में आ रहा, CYP एंजाइम इंड्यूशन इनहिबिशन कुछ समझ में आया, लॉजिक लगा, ठीक है। थोड़ा बहुत लॉजिक है, ठीक है। ऐसे भी पेपर में CYP एंजाइम का एक एग्जांपल पूछते हैं, क्वेश्चन आता है CYP एंजाइम पे, लिखना रहता है क्या होता है, डेफिनेशन लिखना, CYP एंजाइम की डेफिनेशन, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, कौन फेज 1 रिएक्शन में होता है, लीवर के अंदर होता है, कैटाबोलिक रिएक्शन शो करता है। उसके बाद में लिखना कि उसकी अलग अलग जो होते हैं, उसके इनहिबिटर और उसके इंड्यूसर्स होते हैं, उसके 3 इंड्यूसर और 3 इनहिबिटर का नाम लिख देना। उसका मैं एक एग्जाम्पल लिख देना, तुमको 5 में से 4 नंबर दे देंगे वो लोग, 4 ही देते हैं मैक्सिमम। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की। भाई ई लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, एलिमिनेशन यानी कि एक्सक्रीशन, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ड्रग। नाउ ड्रग जो होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग आउटसाइड बॉडी के बाहर ड्रग निकल रही है, उसका कितना रेट है, उसकी यूनिट क्या होगी, ऑब्वियसली बात है mg पर मिनट, कि 1 मिनट में कितना mg निकला। साइट ऑफ एलिमिनेशन की बात करेंगे तो साइट ऑफ एलिमिनेशन सबको पता होनी चाहिए, एक ही होती है, विच इज़ किडनी। मोस्ट ऑफ टाइम किडनी होती है मेजरली, लेकिन किडनी के अलावा लीवर भी है, यस लीवर भी है, ये मेजर है, लीवर भी हो सकता है, वो बाइल में एक्सक्रीट करेगा। स्वेट ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, आई, ठीक है। लीवर के फॉर्म में निकालेगा, देखो इसको ब्लू में लिख देता हूँ, लीवर निकालेगा बाइल में, स्वेट ग्लैंड निकालेंगे स्वेट में, आई निकालेगा टीयर में, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड हो सकता है, मेमोरी ग्लैंड हो सकता है, और बस ये निकालेगा क्या में, ये निकालेगा मिल्क में, और
किडनी का में निकालेंगे, यूरिन में। ये तो मेजर है, ये तो है ही, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस ये जो माइनर, हाँ चलो बात कर लेते हैं जो माइनर है उसमें एग्जांपल लिख ले। बाइल में से अपनी ड्रग निकलती है विच इज ईस्ट्रोजन। लगना कौन सी ड्रग निकलती है? ईस्ट्रोजन। और बाइल में कभी भी 100% एलिमिनेशन नहीं हो पाता, पूछो क्यों? क्योंकि उसमें आ जाता है एंटेरो हिपैटिक रीएब्जॉर्प्शन। वो तुमने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी में, जब बाइल निकलता है तो बाइल आता है, फिर डिओडनम, अपने डिओडनम के सेकंड पार्ट में आके वो वापस एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस एब्जॉर्ब होकर किस में चले जाता है? लीवर में चले जाता है बाय पोर्टल सिस्टम। ये कहानी कुछ थी ऐसी, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हारी स्वेट, सलाइवा और टीयर, ये सारी स्वेट और सलाइवा और टीयर वाली जो कहानी है इसमें आती है, रखना, रिफेम्पिसिन। और हाँ, इसकी एक खास बात होती है कि जब रिफेम्पिसिन की पॉइजनिंग हो जाती है, कि ज़्यादा रिफेम्पिसिन खा लेता है आदमी, तो वो टीयर के फॉर्म में अगर निकलती है तो रेड टीयर निकलते हैं, आंखों से एकदम लगता है खून के आंसू हैं, लेकिन वो रिफेम्पिसिन रहता है आंखों में, है ना। और जो मिल्क है उसमें निकलती है सल्फोनामाइड निकलती है। ये खासियत होता है, दिस इज स्पेशल, कि लैक्टेशन के दौरान, मतलब अब तक वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है, प्रेगनेंसी होने का में लैक्टेशन शुरू हो गया, प्रेगनेंसी खत्म हो गई, प्रेगनेंसी तक सल्फोनामाइड उसको मिली नहीं होगी। क्यों नहीं मिली होगी? क्योंकि सल्फोनामाइड इज अ टेट्रोजेनिक ड्रग। टेट्रोजेनिक यानी कि वो प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है, ठीक है। और प्रेगनेंसी के बाद यही ड्रग देनी पड़ती है ताकि वो बच्चे तक पहुंचे। यूनिक। एस्पिरिन, जो भी नॉर्मल अपनी ड्रग होती है वो सारी इससे निकलती है। मिथोट्रिक्सेट, ओके। चलो अब हम पढ़ते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन। जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है उसमें 3 पॉइंट आता है। जो यूरिन फॉर्मेशन में आते हैं मोस्टली वही पॉइंट है। सबसे पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा एक्टिव ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, और थर्ड पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। ये वही सेम कहानी है जो कि किसकी है? अपने यूरिन फॉर्मेशन की है। तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, मैं तुमको यही छोटी छोटी चीज़ बता देता हूँ। देखो, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, सबसे पहली चीज़ कि वो कैसा होता है? पैसिव होता है, ठीक है, वो प्रेशर के ऊपर नीचे होने के कारण होता है। दूसरी चीज़ कि ये पैरा सेल्यूलर स्पेसेस के थ्रू हो जाता है। तीसरी चीज़ कि इसमें एसिड, जो एसिड ड्रग होती है वो ज़्यादा प्यूरिफाई होती है। ये फैक्ट है, ये कुछ नहीं है, फैक्ट है, बस इसको याद रख लो कि एसिड ड्रग इज मोर फिल्टर्ड देन बेसिक। फोर्थ पॉइंट, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज हो जाती है फिल्ट्रेशन पे, ऑब्वियसली बात है, डिक्रीज होनी चाहिए। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीजेस द फिल्ट्रेशन, करेगा ही वो, तो ऑब्वियसली बात है, डिक्रीजेस द फिल्ट्रेशन। और फिफ्थ है सिर्फ फ्री फॉर्म जो होते हैं, जो ब्लड में फ्री फॉर्म है वही फिल्टर होते हैं। फ्री फॉर्म कैन फिल्टर। अब अलग कलर लेते हैं, ये देखो ऐसा। चलो अब एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, तो ये भैया एक्टिव है, तो ये एक्टिव है, ठीक है। दूसरा ट्रांसपोर्टर लगता है इसमें, ऑब्वियसली बात है, एक्टिव है तो ट्रांसपोर्टर तो लगेगा। थर्ड पॉइंट, ये एसिड और बेसिक के लिए इक्वल काम करता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता कि एसिड अलग होता है बेस अलग होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट कि फ्री हो या प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड हो, ये सबके लिए सेम काम करता है, क्योंकि इसमें एटीपी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये एक्टिव है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रांसपोर्टर कौन है। देखो,
ट्रांसपोर्टर होते हैं अलग अलग टाइप के। यस, इस वाली का तुम स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमको पूरा यूरिनरी एक्सक्रीशन इसमें अगर तुम ये बना के आ गए पेपर में ना, तुम्हारा काम बस इसी चीज़ को डिस्क्राइब करने पे खत्म हो जाएगा। बस आखिरी जो पैसिव रिएब्जॉर्प्शन वो इसके बाद वाले साइड में बता दूंगा, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना। तुम्हारा पूरा एक्सक्रीशन, तुम्हारा एलिमिनेशन का एक पार्ट एक्सक्रीशन खत्म हो जाएगा इसमें। अगर तुमको माइनर वाले याद ना भी रहे ना, स्वेट, सलाइवा, टीयर, बस ये लिख के आ जाना, एग्जाम्पल में डालता है निफेम्पिसिन, और फिर ये 2 साइड लिख के आ जाना, तुमको पूरे नंबर मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो ट्रांसपोर्टर में सबसे पहला कौन सा है? OATP, दूसरा OCTP, तीसरा P ग्लाइकोप्रोटीन। OATP ऑर्गेनिक, यस ऑर्गेनिक एनायनिक या फिर एनायन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। यही सेम है, बस ऑर्गेनिक यहाँ पे केटायन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ठीक है। और पी ग्लाइकोप्रोटीन तो है ही। पी ग्लाइकोप्रोटीन अपन ने कहाँ पढ़ा था? याद है, सबसे पहले फार्माकोकाइनेटिक के फर्स्ट वीडियो में अपन ने देखा था, पी ग्लाइकोप्रोटीन इज अ ड्रग इफ्लक्सर, है ना। तो उसको वहाँ अपन ने पढ़ा था। ये किसके लिए होता है? एनायंस के लिए, यानी कि एग्जाम्पल पेनिसिलिन। सबके अपने अपने अलग अलग हैं, एनायंस के अलग है, कैटायंस का भी अलग है, ठीक है। एनायंस मतलब बेसिकली एसिडिक ड्रग जो होती है, तो एसिडिक ड्रग का ये है। कैटायन मतलब बेसिकली जो बेसिक ड्रग्स हैं, तो बेसिक ड्रग का ये है। और जो पी ग्लाइकोप्रोटीन वो न्यूट्रल का है। बड़ी बात है कि सब एक्टिव है, यानी कि सब में क्या लगेगा? ATP लगेगा। अपन बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो कि है अपने पास पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। आओ, तो जो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है, लेट्स चेंज द कलर, इससे करते हैं। हाँ, तो जो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन है, ये क्या कहानी है? तो याद रखना, वाटर सॉल्युबल ड्रग आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ओनली फैट सॉल्युबल ड्रग कैन रीअब्जॉर्ब। अब सुनना, ये बोल रहा है कि भैया जो फैट सॉल्युबल ड्रग है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, रीअब्जॉर्ब हो जाएगी, बट जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। ये कह रहा है, और तो कुछ नहीं कह रहा है। और मेटाबॉलिज्म अपन ने क्या करा था? फैट सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल कन्वर्ट किया था, मतलब वही करा था जो होने वाला है। तो एलिमिनेट हो रहा है, देखो वाटर सॉल्युबल ड्रग एलिमिनेट हो रही, चलो हो रही है। सबसे पहले आती है वीक एसिडिक ड्रग। वीक एसिडिक ड्रग, अब इसकी ये कहानी वीक एसिडिक ड्रग की, तो जो वीक एसिडिक ड्रग है वो एक्सक्रीट होगी बेसिक यूरिन में, एक्सक्रीट होगी बेसिक यूरिन में। इम्पॉर्टेंट क्या है कि अगर वीक एसिडिक ड्रग की पॉइजनिंग हो जाती है तो याद रखना, एक फिनोमिना होता है जिस फिनोमिना को बोलते हैं, इसकी जब पॉइजनिंग होगी, किसकी? वीक एसिडिक ड्रग की जब पॉइजनिंग होगी, जैसे कि अपना एस्पिरिन है, बहुत सारी एस्पिरिन खा ली, पेप्टिक अल्सर हो गया, फिर भी नहीं मान रहा, एस्पिरिन खाया जा रहा है, ठीक है। तो जब इसकी पॉइजनिंग होगी तो क्या होगा? फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस। यूरिन तो निकलेगी बहुत सारी, लेकिन कैसी? अल्कलाइन यूरिन निकलेगी, बेसिक यूरिन निकलेगी। और इसको ट्रीट करने के लिए करेंगे, टू ट्रीट अपन देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली वीक बेसिक ड्रग। तो वीक बेसिक ड्रग को एक्सक्रीट करने के लिए कैसी यूरिन चाहिए? को एक्सक्रीट करने के लिए अपने को चाहिए एसिडिक यूरिन। तो वही सेम फिनोमेना, जब इसकी पॉइजनिंग होगी, कि भैया अब ख़त्म हो गया, फिर भी एम्फेटामिन या मॉर्फिन, अब तो पड़े हुए हैं बिस्तर में, फिर भी मॉर्फिन खाया जा रहा है कि नहीं भैया, अब तो जब तक दिमाग नहीं घूमेगा तब तक खाएंगे मॉर्फिन, ठीक है। तुम मॉर्फिन ले पड़े हो, उसकी हो गई पॉइजनिंग, तो तुमको हो जाएगा एसिडिक डायूरेसिस, सिंपल
एसिडिक डाययूरेसिस, एसिडिक डाययूरेसिस हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रीट कैसे करेंगे, टू ट्रीट अपन देंगे इसको अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। और से मॉर्फिन ही नहीं, एट्रोपिन भी हो सकता है। मिड्रियासिस कराना था, एट्रोपिन खा जा रहे है ना। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की थोड़ी सी, जो काइनेटिक्स होती है एलिमिनेशन की, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती काइनेटिक्स, हाँ याद रखना, सीधा सा क्वेश्चन आता है काइनेटिक्स पे, तो इसलिए उसको ज़रा अच्छे से लिख लेना। चलो काइनेटिक्स क्या होती है, देखो ये तुम्हारी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर तुम्हारा प्लाज्मा है, क्या है तुम्हारा प्लाज्मा है, प्लाज्मा में तुम्हारी ड्रग चल रही है, ये जाएगी कहाँ पे, ये जाएगी तुम्हारी किडनी में, किडनी में आई, किडनी से तुम्हारी ये गई यूरिन में, ये यूरिन है, ये किडनी है, ठीक है। किडनी में ऐसा क्या था जो प्लाज्मा से निकाल के यूरिन में डाल दिया, क्लियरेंस कैपेसिटी, क्या है क्लियरेंस कैपेसिटी, क्लियरेंस कैपेसिटी, ये क्या होता है, पावर ऑफ एन ऑर्गन टू एलिमिनेट अ ड्रग, ठीक है। तो क्लियरेंस कैपेसिटी क्या होती है, पावर ऑफ एन ऑर्गन टू एलिमिनेट अ ड्रग। अब बात करते हैं एलिमिनेशन की, तो वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ, ये प्रॉपर डेफिनेशन है एलिमिनेशन की, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन की बात चल रही है यहाँ पे, बड़ी चीज़ है। अमाउंट ऑफ ड्रग विच फाउंड in urine with time is called elimination rate. ओके, एलिमिनेशन डिपेंड किस पे करता है, सबसे पहले क्लियरेंस कैपेसिटी और दूसरा कंसंट्रेशन, कि कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। अब सुनो ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट स्लाइड है, फिर अपना लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो गया है, माफ़ी करना उसके लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर में याद रखना क्लियरेंस कैपेसिटी कांस्टेंट है और इतनी हाई रहती है कि कांस्टेंट अपन ले लेते हैं, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहती नहीं है, हाई रहती है तो अपन उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। दूसरी चीज़, एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे, ठीक है, ऑफ ड्रग की। दूसरा, इसका जो टी हाफ होता है, यानी कि जो प्लाज्मा की हाफ लाइफ होती है ड्रग की, वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। अब आती है कि एलिमिनेशन कैसे होगा, तो याद रखना फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। जैसे कि अगर अपन ने माना कि भैया 50% ड्रग एलिमिनेट होनी चाहिए, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिड्यूस सेस, देखो अगर अपन ने माना है कि भैया 50% ड्रग एलिमिनेट होनी चाहिए, तो कैसे होगी 50, तो पहले तो 100 होगी, फिर होगी 50%, तो 50% कितना हो जाएगा 50, उसका 50% 25, उसका 50% 12.5, उसका 50% 6.25, ऐसे ऐसे चलते रहेगी। और ये ग्राफ तुमको मिलेगा ऐसा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज मिलेगा ये ग्राफ, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट है, एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ ड्रग, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेकेंड, नहीं ज़ीरो ऑर्डर, हाँ ज़ीरो ऑर्डर को हम बोलते हैं सैचुरेशन काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन काइनेटिक्स भी बोला जाता है।
सबसे पहला पॉइंट, क्लियरेंस कैपेसिटी कैसी है, लो है। सेकंड, एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट है, डिपेंड नहीं कर रहा है किसी पे, हाँ कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है बात करूँगा, रुको। तीसरी चीज़, जो उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे, कितनी कंसंट्रेशन है तुम्हारे इस ड्रग की प्लाज्मा के अंदर। चौथी, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। ठीक है, अभी फ्रैक्शन था 50%, ठीक है, कांस्टेंट फ्रैक्शन 50, 100 का 50, 50 का 25, 25 का 12.5, 12.5 का 6.25, ऐसे। यहाँ कांस्टेंट अमाउंट है कि भैया 10 ग्राम, अब 10 ही होगी, 100 से होगी 90, 90 से होगी 80, 80 से होगी 70, सिंपल। किसी को हिंदी नहीं आती तो 100, फिर 90, फिर 80। और इधर कांस्टेंट फ्रैक्शन मतलब 50% अपन ले लिया तो 50% ही कम होगी, 100 देन 50, देन 50 का 50%, 25, 25 का 50%, 12.5, 12.5 का 50%, 6.25, ऐसे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड। और इसका ग्राफ कैसा होता है, तो याद रखना इसका ग्राफ ऐसा होता है, लीनियर डिक्रीज होती है। ये एक ऊपर अमाउंट में रहती है और फिर इसमें लीनियर डिक्रीज होती है। ये देखो 100 होगी, अपन ले लिया भैया 10 mg गिरेगी, अपन 100 mg दी है, तो हर एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ टाइम में ये ले लिया अपन 2 मिनट में, हर 2 मिनट में इतनी गिरेगी, तो 90, देन 2 मिनट्स, देन 80, ऐसे। और ये अपन ने कैसे निकालते हो इसका एलिमिनेशन, जो यहाँ पे था इसका एक फॉर्मूला होता है, एलिमिनेशन इज इक्वल्स टू Cl इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा। और यहाँ पे निकालते हैं बाय मिकल्स मेंटन इक्वेशन। एग्जाम्पल में इसका लिखेंगे वॉरफेरिन, एस्पिरिन, एल्कोहल, फेनिटोइन, एटसेट्रा। इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सी वाली ड्रग्स जीरो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर जल्दी एलिमिनेट होगी, फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर का होगी, लेट एलिमिनेट होगी। ये कॉज कर सकती है टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी कॉज ज़्यादा नहीं करती, कर सकती है, ज़्यादातर नहीं करती। ठीक है, सो थैंक यू आपका, हमारे साथ रहे इतने समय तक। 2 वीडियोस बन गई है, एक वीडियो बनानी थी, मतलब टोटल 3 वीडियो हो गई फार्माकोकाइनेटिक्स की, 2 वीडियो का प्लान था, कोई बात नहीं। अब फार्माकोडायनामिक्स में हम उसको कवर कर लेंगे। अगली जो वीडियो आएगी उसमें फार्माकोडायनामिक्स और डोज रिस्पॉन्स कर्व और इस जो रिसेप्टर्स हैं वो मैं उनकी बात कर लूँगा। उसके बाद एक फाइनल वीडियो बनेगी तुम्हारी, एक मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिसमें सारे फॉर्मूले आ जाएंगे तुम्हारे फार्माकोकाइनेटिक्स के, तो उसको एक बार देख लेना। बाकी जय श्री महाकाल, धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर समझ में आया हो कंसेप्ट तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को दिखा देना, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हेल्प कर देना। थैंक यू।